कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी का। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ना हमें किसी भी एक टर्म से कनेक्टेड करना होगा। पहले हम ये देखते हैं, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें ना पार्टीशन का पता होना चाहिए। व्हाट इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस? पार्टीशन क्या होती है बेटा? मान लो कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है और उसके अंदर इवेंट्स हैं। एस बी द सैंपल स्पेस E1 E2 En। हमारे पास क्या है? इवेंट्स हैं। ये अलग अलग इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के, आर इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस ना। तब हम कहते हैं कि ये E1 E2 En, E1 E2 En form a partition of sample space S, partition of S if फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? हर दो इवेंट अगर I नॉट इक्वल टू J है तो ये 5 होना चाहिए। मतलब कोई भी दो सेट ले लूं अलग अलग, वो डिसजॉइंट होंगे। E1 तो E1 से कॉमन रखेगा, बट E1 E2 E1 E3 E2 E3 E2 E1 ये सब 5 मिलेंगे। और सबको मिला दो तो वापिस सैंपल स्पेस S बन जाए। और थर्ड, जितने भी इवेंट दिए हुए हैं किसी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, PI इज पॉजिटिव। सबकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट पॉजिटिव जरूर है, कुछ भी हो 0 नहीं है। देखो, मान लो एक बहुत बड़ा रूम है हमारे पास, हमने उसकी पार्टीशंस की और हमने क्या किया, बीच में बाउंड्री वॉल्स लगा दी कैसे भी शेप्स। ये सारे सेट्स क्या बन गए? अलग अलग E1 E2 En। ऐसे करते करते En आ जाएगा, E7 E8 सो ऑन। कोई भी दो आपस में कॉमन नहीं रखते। EI इंटरसेक्शन EJ इज 5। Any two sets, different sets are disjoint. यूनियन ऑफ ऑल सेट्स विल फॉर्म S। सभी सेट्स को वापस यूनियन कर दूं मींस इनकी बाउंड्रीज हटा दूं, ये सबका टोटल कर दूं, दैट इज S अगेन, तो वो सैंपल स्पेस S बन जाएगा। तो हर एक की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, दैट इज पॉजिटिव। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर इन्हीं आर्बिट्री इवेंट्स में से कोई एक नया इवेंट ले लिया A, जो 3 या 4 इवेंट्स को बीच में से ले लिया, अब किसी के साथ कुछ कॉमन रखेगा, किसी के साथ नहीं रखेगा, हमें नहीं पता। तो लेट, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या से करती है कि लेट E1 E2 En be partition of sample space S and each of events has non-zero probability of occurrence। एक तो सबकी नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, सैंपल स्पेस बनाता है। अगर इसके अंदर ए बी एनी आर्बिट्ररी, अब इन इवेंट्स के बीच में से कोई आर्बिट्ररी
इवेंट ले ले associated with s, then what is probability of this arbitrary event? क्या होगा वो? P of E1 A by E1. ये फॉर्मूला बना कैसे? A by E1 A by E2 बेटे एक बात देखो, ये कहना चाह रहा है एक्चुअल में जिसका मीनिंग है, हमने ना कुछ स्पेसिफाई तो हमने अपने बना दिए कि ये पार्टीशन है। अब एक नया पार्टीशन है, ए कोई आर्बिट्री इवेंट है, तो वो एक सबके साथ कुछ कुछ जगह शेयर कर रहा है, तो दैट इज आर्बिट्ररी इवेंट। और उसे हम बोलेंगे कि वो कैसे सबके साथ यूज होगा। देखो मैं इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज किसी भी स्कूल में टीचर्स के कैबिन्स बने हुए हैं बहुत सारे हॉल में, बड़े हॉल में। तो ये E1 टीचर का कैबिन हो गया, T2 का हो गया, E3 का हो गया। सभी टीचर्स को अपना अपना कैबिन अलॉटेड है, ठीक है। हर टीचर ने अपना अपना सामान उसके अंदर रखा हुआ है। अब एक सारे कैबिन फुल हो चुके हैं। नाउ वन न्यू टीचर अराइव्स, एन आर्बिट्ररी टीचर, मतलब न्यू टीचर लगा लो जो आर्बिट्ररी आपका ए है। नाउ न्यू टीचर अराइव्स एंड he wants to manage between to manage in this hall। अब इस हॉल में तो सबकी पार्टीशन है, हर किसी ने अपने अपने कैबिन को लेबलिंग कर रखी है कि ये इस टीचर का कैबिन है, टेबल के ऊपर लेबलिंग कर रखी है। इट मीन्स ही हैज नो स्पेस, लेकिन उसको अपनी स्पेस बनानी है। तो व्हाट ही विल डू, वो अपना सामान होगा उसका कुछ, क्या हैबिट करेगा, किसी से फ्रेंडशिप करेगा, किसी के तो रूम में बैठ के पढ़ लेगा, किसी टीचर से कहेगा कि मैं आपकी अलमीरा में थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी बुक्स रखने की। किसी के पास तो बुक्स शेयर कर लेता है, किसी के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, और किसी की कैबिन में पढ़ने के लिए बैठता है। कहीं पर बच्चों की नोटबुक्स रखता है, तो सबके साथ थोड़ी थोड़ी जगह शेयर करके वो अपना काम चला रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसी तरीके से हमारे पास ये फिक्स है E1 E2 EN ने, मतलब कोई इवेंट्स हम क्वेश्चन में बना देंगे कि ये तो हमारे इवेंट हो गए कि ये होगा ये होगा ये होगा, ये पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद जो नया आर्बिट्री इवेंट होगा वो कुछ हिस्सा E1 के साथ कॉमन रखेगा, कुछ E2, सबके साथ कुछ ना कुछ कॉमन रखेगा। तो उसका ये फॉर्मूला बनता है। और ये कैसे बना हुआ है, इसका प्रूफ कर लेना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और एक थ्योरम ऑफ बेस थ्योरम। इन दो को मत छोड़ना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाए, पता जरूर होना चाहिए। एस से अगर एस किसके बराबर है, देखो E1 यूनियन E2 यूनियन EN एंड EI इंटरसेक्शन EG क्या है, 5। नाउ A is any arbitrary इवेंट, ए तो कोई भी आर्बिट्री इवेंट है, किसके साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद एस। सो देयरफॉर ए का कॉमन एस के साथ करेंगे तो ए ही आएगा। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। तो ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस की जगह क्या लिख सकते हो, इवन यूनियन E2 यूनियन E। डी मॉर्गन्स लॉ जैसे हमने पढ़ा था, ये वैसे यूज होगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का इंटरसेक्शन E1 के साथ भी होगा, ए का इंटरसेक्शन करना है इस पूरे के साथ, E2 के साथ भी होगा, और ए का इंटरसेक्शन EN के साथ भी होगा। और जो बीच में यूनियन थी वो सेंटर में होगी सबके। अब देखो यहाँ से समझ आती है, ए का कॉमन ए का कॉमन ए का कॉमन E1 के साथ भी होगा, ए का कॉमन E2 के साथ भी होगा, और ए का कॉमन EN के साथ भी होगा। एक सेट सभी एलिमेंट्स के साथ अपना कॉमन क्वोशिएंट रखेगा।
और जब सबके साथ कॉमन पोर्शन रखेगा तो क्या होगा, हमने ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 ये लगा दिया। अगर अब मैं आपको बोलूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यूनियंस की ऐड होगी और माइनस में कॉमन होता है, कॉमन यहाँ कुछ है ही नहीं क्योंकि E1 E2 EN कुछ कॉमन नहीं रखते। तो ए probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus probability of A intersection E1, सारी probabilities अलग अलग हो जाएंगी, यही प्रूफ है। अब A intersection E1 कॉमन की क्या लिखते हैं, E1 A by E1, E2 A intersection E2 को क्या लिख सकते हो, E2 A by E2। तो ये आपका चेंज हो गया और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस देखो कैसे करेंगे। मीन्स हम एक आर्बिट्री इवेंट ढूंढेंगे और उसके बाद काम कर पाएंगे। क्वेश्चन 1 देखो, अ बैग कंटेन्स 2 white 4 black balls। बैग 1 है, उसमें 2 white 4 black balls हैं। बैग 2 है, उसमें 6 white 4 black balls। वन बैग व्हाइट बॉल्स और ब्लैक बॉल्स ले ली, ठीक है। नो, बेटा दिस क्लास इज ओनली फॉर स्टडिंग ना, नॉट फॉर शेयरिंग पिक्चर्स। अगर आप लोगों को नई क्लास लगानी तो यू डू नॉट अटेंड, नोबडी इज फोर्सिंग यू। Don't share such pictures, it will be recorded in videos and then you will be in trouble for that। टू वाइट 4 ब्लैक बॉल्स, 6 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स, ये आपको गिवन है। अभी इसके अंदर क्या करना है आपको, वन बैग इज चूजन एट रैंडम एंड वन बॉल इज सेलेक्टेड एंड ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट। पहले तो बैग सिलेक्ट हुआ, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट, जो बॉल ड्रॉ की हुई हमने वो वाइट है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो पहले तो बैग चूज करेंगे और उसके अंदर से बॉल लेंगे, तो इवन इवेंट मानते हैं, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 एंड E2 इज इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2। या तो बैग 1 सेलेक्ट होगा या बैग 2 सेलेक्ट होगा, उसमें से वाइट बॉल तो ए मान लो, ए बी ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल। ए क्या है, व्हाइट बॉल ड्रॉ करने का इवेंट हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट केस में क्या लेंगे, अब मुझे चाहिए पी ऑफ ए व्हाइट बॉल की। हो सकता है, अब इसको पढ़ने का तरीका बता रही हूँ, ऐसे ही फॉर्मूला बनाओगे। हो सकता है बैग 1 सेलेक्ट हो, बैग 1 सेलेक्ट होने के बाद उसमें से ए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस, क्योंकि आइदर और होता है, हो सकता है बैग 2 सेलेक्ट हो, बैग 2 सेलेक्ट होने के बाद उसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये आपके टोटल 2 इवेंट्स हैं, ये फॉर्मूला लिखना आपको खुद से आ जाएगा। आइदर बैग 1 इज सिलेक्टेड, 1 सिलेक्ट हो गया, उसमें से एक ही प्रोबेबिलिटी। आइदर बैग 2 इज सिलेक्टेड, 2 सिलेक्ट हो गया तो उसमें से व्हाइट बॉल की। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2,
जब बैग को रेंडमली सिलेक्ट किया तो टोटल बैग कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2 होगी और E2 भी 1/2। इसके बाद A/E1 बैग सिलेक्ट हो गया, उसमें से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, बैग 1 सिलेक्ट कर लिया, इसमें से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/6। बैग 2 सिलेक्ट हो गया, उसमें से व्हाइट की 6/10। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 30। 14/30 7/15। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है बैग कंटेन्स 6 रेड 8 ब्लैक balls. Second bag contains 8 red 6 black. One ball is drawn from first bag without noticing its color and put in second bag. One ball ट्रांसफर कर दी बैग 2 में, बट उसका कलर नोटिस नहीं किया। Ball is then drawn from second bag. Now one ball is drawn from second. Find a probability ball drawn is red in color. जो हमने सेकेंड शिफ्ट में बॉल निकाली है वो रेड होनी चाहिए कलर की। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? रेड इन कलर चाहिए। A be the event of drawing red ball from second bag. A तो आपका ये इवेंट हो गया, सेकेंड बैग में से रेड बॉल निकालने का। अब दो बातें अराइज होती है, उसने कहा एक बॉल ट्रांसफर हुई और 2 कलर है, तो इवन क्या होगा? अगर हमने फर्स्ट बैग में से सेकेंड बैग में रेड बॉल भेजी होगी तो रेड की काउंटिंग पड़ेगी, ब्लैक भेजी होगी तो ब्लैक की काउंटिंग। तो इवन क्या होगा? इवेंट दैट रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2, 1 से 2 में। और E2 क्या होगा? इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2, या तो रेड भेजी होगी या ब्लैक भेजी होगी। फाइनली मुझे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? मुझे चाहिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है पहले E1 हुआ हो, रेड बॉल ट्रांसफर हुई हो, अब रेड बॉल ट्रांसफर होने के बाद सेकंड में से ए रेड की प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो, ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकंड बैग। ये इक्वेशन 1 है। अब फर्स्ट इवन मतलब रेड बॉल ट्रांसफर हुई तो रेड चूज करोगे तभी तो ट्रांसफर करोगे। यहाँ रेड चूज करना 6/14 मल्टीप्लाई, एक रेड ट्रांसफर हो गई, ये 8 + 1 9 रेड हो गई, 6 ब्लैक, टोटल बॉल्स 15 हो गई, उसमें रेड 9 है और आपको रेड चाहिए तो 9/15 प्लस E2 होगा ब्लैक बॉल ट्रांसफर। अगर ब्लैक ट्रांसफर हुई होगी तो पहले यहाँ से ब्लैक चूज भी तो करोगे। ब्लैक चूज करने के लिए 8 है आउट ऑफ 14, तो 8/14 मल्टीप्लाई, ट्रांसफर हो गई ब्लैक, ब्लैक हो गई 7, रेड हो गई 8, 8 7 टोटल तो 15 है,
लेकिन मुझे रेड चूज करनी है, रेड तो 8 ही है, तो 8/50। एलसीएम तो सेम रह जाएगा। 54 और 64, इसको सॉल्व कर लेना। 118/210 है, एक बार और कट हो जाएगा 2 पे, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो अगर सारी थियोरेटिकल सोच रखा हो अच्छे से। वो आपकी थिंकिंग पे है, आप कितना अच्छे से सोच के उसको मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। मतलब हमने एक इवेंट लिया रेड बॉल का सेकंड बैट से, अब उससे पहले 2 बात हुई, उसने कहा बिना नोटिस किए कलर हमने ट्रांसफर कर दिया, तो रेड ट्रांसफर हुई होगी, तो रेड 9 हो जाएंगी, फिर 9/59 है। ब्लैक ट्रांसफर होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो बढ़ेगा 15, लेकिन रेड 8 ही रहेंगी। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो एग्जाम्पल 3। अर्न 1 है, it contains 10 white 3 black balls, 10 white 3 black। अर्न 2 है, वो कंटेन करता है बेटा 3 white 5 black। 3 white 5 black balls। Two balls are drawn from first turn and put into second turn। दो बॉल्स फर्स्ट टर्न से लेकर टू बॉल्स ट्रांसफर कर दी। टू बॉल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न 1 टू अर्न 2। दो बॉल ट्रांसफर कर दी, एंड then a ball is drawn from later। Then one ball is drawn from urn 2। सेकेंड अर्न में से, फर्स्ट में से सेकेंड में दो ट्रांसफर करी, फिर सेकेंड वाले में से एक बॉल ड्रॉ करी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल। तो आपको ए तो क्या लेना है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम अर्न 2, सेकेंड वाले में से। E1 E2 क्या मानेंगे, बॉल ट्रांसफर हुई है, अब दो बॉल ट्रांसफर कर रहे हो और दो कलर है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, दोनों वाइट भी ट्रांसफर हो सकती है। इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग टू वाइट बॉल्स फ्रॉम अर्न 1 टू अर्न 2। सेकेंड में क्या आएगा, इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग टू ब्लैक बॉल्स फ्रॉम अर्न 1 टू 2। एक केस और भी बनता है, ध्यान से देखो, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। भाई दो कलर है, दोनों ब्लैक भी जा सकती हैं, दोनों व्हाइट भी जा सकती हैं, और एक व्हाइट एक ब्लैक भी जा सकती है, तीनों अर्न्स में से। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे तो जल्दी सोल्व होगा। मुझे चाहिए व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, लेकिन उससे पहले दो बॉल ट्रांसफर हो चुकी है, हो सकता है कि दोनों व्हाइट ट्रांसफर हुई हो इवन, तो इवन ट्रांसफर होने के बाद एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हो सकता है कि दोनों ब्लैक ट्रांसफर हुई हो, E2 हुआ हो, तो E2 होने के बाद एक रेड बॉल व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, और हो सकता है हमने 1 व्हाइट 1 ब्लैक ट्रांसफर करी हो, तो P ऑफ A/E। तीन केस बनते हैं, तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे। लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब यहाँ पे पहले सबको सॉल्व कर लो, फिर पुट कर देना फॉर्मूला में। P ऑफ E1 मतलब टू व्हाइट बॉल्स अर्न 1 में से लेनी है, तो इसमें से चूज करनी पड़ेगी। टोटल कितनी है, 10 और 3,
13, तो नीचे तो आएगा 13C2, ऊपर 10C2, 10C2 ये और कट जाएगा 3 पे, ठीक है, 15/26, तो ये आपके पास आया E1 की प्रोबेबिलिटी। अब E2 की क्या होगी? 2 ब्लैक ट्रांसफर करनी है, ब्लैक कितनी है 3, 3C2 डिवाइडेड बाय 13C2, 3 2 डिवाइडेड बाय 13 और 12, 1/26, and probability of E3, 1 white 1 black। अब क्या होगा? 10C1 3C1 टोटल 13C2, 5/30। तो ये सारी आपकी E1 E2 E3 आ गई। इसके बाद आप फाइंड आउट करोगे A/E1, A/E2, A/E3। फर्स्ट देखो, पहले तो ये क्लियर हो गया, फर्स्ट बैग में से चूज करनी थी, तो 2 वाइट करी तो 10C2/13C2, 2 ब्लैक करी तो 3C2/13C2, और 1 ब्लैक 1 वाइट करी तो 10C1 मल्टीप्लाई 3C1/13C2। अब E1 हो चुका है, मीन्स 2 वाइट बॉल ट्रांसफर हो चुकी है। 2 वाइट हो गई तो यहाँ वाइट कितनी हो गई 5, और ब्लैक भी कितनी होगी 5, टोटल हो गई 10। बॉल कौन सी निकालनी है? वाइट, तो 5/10। नेक्स्ट E2 हो गया, 2 ब्लैक ट्रांसफर, तो ब्लैक कितनी हो गई 5 और 2 7, वाइट कितनी है 3, 7 3 10, लेकिन वाइट 3 ही है तो 3/10। A/E3, 1 वाइट 1 ब्लैक, तो 4 वाइट हो गई 6 ब्लैक, टोटल तो 10 है लेकिन वाइट कितनी बनी 4, तो 4/10। नाउ फ्रॉम 1 P of A is equal to P of E1 is 15/26, A/E1 is 5/10, P of E2 is 1/26, 3/10, E3 is 5/13, 4/10। तो ये आपका सारी टर्म्स आ जाएगी। देखो 26 26 10 तो है ही, इसको भी 13 2 26 करोगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, 8 कर दो और 26 कर दो तो 260, तो एलसीएम हो गया सबका। ये आ जाएगा आपका। अब ये बन गया 180, 48 और 70, 43 और 75, और ये 260। कट कर दो तो ज्यादातर 2 पे जाएगा। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो आप ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये इसमें सारे क्वेश्चंस अंश वाले ही आएंगे ज्यादातर। आपको बॉल ट्रांसफर्स करनी है, यही देखना है। फर्स्ट इवेंट हो गया, उसके बाद सेकंड, सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड। एक क्वेश्चन हो रहा है, एग्जाम्पल 7 है। अ पर्सन अंडरटेक्स टेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक पर्सन ने कंस्ट्रक्शन का काम लिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी स्ट्राइक and provide the point 80 that construction job will be completed on time if there is no strike। तो पहले हम मानते हैं let E be the event, E1 be the event when there is strike।
and E2 be the event when there is no strike. स्ट्राइक होती है तो E1 मानते हैं, स्ट्राइक नहीं होगी तो E2 मानते हैं। ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब will be completed on time, इसको A मान लो। Let A be event that construction job completed on time। अब आपको पूछ रहा है determine probability that construction will be completed on time। कंस्ट्रक्शन टाइम पे होनी चाहिए A। अब दो बातें हुई होंगी, काम तो पूरा टाइम पे होना चाहिए। हो सकता है स्ट्राइक हुई हो, स्ट्राइक होने के बाद काम पूरा होने की प्रोबेबिलिटी। हो सकता है स्ट्राइक ना हुई हो तो काम पूरा करने की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन तो ये बनेंगे। अब स्ट्राइक होने के चांसेस कितने दिए हैं? E1 0.65 देयर विल बी स्ट्राइक, तो 0.65/100। अगर स्ट्राइक होने के चांसेस 65 है तो ना होने के क्या होंगे? 1 - 65, 35/100। A by E1 ही सेइंग कि अगर स्ट्राइक नहीं होती तो काम टाइम पे कंप्लीट होने के चांसेस 80% है। स्ट्राइक ना हो तो E2, स्ट्राइक ना हो तब भी काम पूरा हो, तब काम पूरा कब होगा? 80% चांस है काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक हुई नहीं, काम रेगुलर चल रहा है। बट ये कह रहा है अगर स्ट्राइक हो गई वहां पर भी चांसेस तो है काम को टाइम पे करने की, चाहे ओवर टाइम करके क्या हो, दैट इज 32%। स्ट्राइक होने पर काम पूरा होने। तो आपको इनका क्या करना है? सॉल्व आउट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आएगा, जीरोस कट मत करना। ये आ गया। अब जीरोस कट कर दो, चाहे ये बच गया 0.208, ये बच गया 2 जीरो कट होने पर 0.28, 0.08 और 0.28। 0.28 मीन्स 0.2, ये आ जाएगा बेटे 0.49 अप्रोक्स। 280 ऐड करोगे ना तो 40.488 आएगा, और उसको आप लिख सकते हो 0.49। ठीक है, तो ये है आपकी जो वर्क कंप्लीट होने के चांसेस हैं। इसको 49/100 करके लिखो जाए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये देखना है कि ए पहले मान लो इवेंट क्या करना चाह रहे हैं। अब क्या क्या इवेंट की पॉसिबिलिटी है E1 E2, फिर आप फॉर्मूला लगाओगे कि मुझे ये करना है। अगर ऐसा हुआ होगा तो इसके होने के बाद ए होने के चांसेस, या सेकंड इवेंट होने के बाद ए होने के चांसेस। इस टाइप से आप फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। 15.5 एक्सरसाइज टोटल प्रोबेबिलिटी की अच्छे से कर लेना। मंडे को 15.6 कंप्लीट करा दूंगी तुम्हें।